ओके आगे चलिए. ओके, लेट्स कंटिन्यू क्लास, लेट्स कंटिन्यू. Recent information suggests that management accounting is about helping managers pursue organizational goals and that. सर ये थर्ड वाला क्या था? सर इसकी तो समझ नहीं है सर. किसकी? चीफ फाइनेंस थर्ड फोर्थ मैंने भी नहीं किया, फोर्थ कर रहा हूँ. थर्ड चीफ फाइनेंस ऑफिसर. थर्ड वाला नहीं नीचे वाला सर अभी. फोर्थ, तो ये तो कर रहा हूँ ना, अभी कर रहा हूँ. पहले मुझे आंसर बताएं फिर देखते हैं. ओके जी. जी ए फोर्थ का बता देंगे. थर्ड ए एंड सी क्या? फोर्थ. फोर्थ का तो सर है ए एंड सी. सर ए है सर. ए एंड सी बी नहीं है. नहीं समझ आएगी. अच्छा अब गौर से देखें. रीसेंट इन्फॉर्मेशन सजेस्ट दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अबाउट हेल्पिंग मैनेजर्स परस्यू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो एडवांसमेंट्स आ रही हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या कर रहे हैं लोग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस चीज़ का नाम है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस चीज़ का नाम है कि मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करें. किस तरह अचीव करें? ग्रोइंग नंबर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स स्पेंड द बल्क ऑफ देयर टाइम एज इंटरनल कंसल्टेंट्स. मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंटरनल कंसल्टेंट्स होते हैं, इंटरनल ही होते हैं ना, एक्सटर्नल तो नहीं होते. ये बात तो सही हो. और बिजनेस एनालिस्ट एनालिसिस करते हैं, जिस तरह अभी हम लोगों ने एनालिसिस स्टार्ट कर दिया अपनी क्लास में, ये भी सही होगा. टेक्निकल एडवांसेस हैव लिबरेटेड देम फ्रॉम द मैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, मैंने आपसे कहा ना कि देखिए अब आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है. इनफैक्ट जो एडवांस मैनेजमेंट का कोर्स है अभी मैंने उनको आइडिया दे दिया है कि आपका कोर्स है और आपने एग्ज़ाम देना है, तो आप ये एग्ज़ाम कंप्यूटर्स पे दें. क्वेश्चन मैं दूंगा आपको मैनुअल भी और कंप्यूटर के ऊपर भी. तो आप उसको अगर कंप्यूटर पे सॉल्व करेंगे तो चांस ज़्यादा है कि आपकी गलती कम होगी कैलकुलेटर वाली, और आपको कंप्यूटर पे उसको काम करने का तरीका आ जाएगा एक्सेल पे. तो यही है ना, टेक्निकल एडवांसेस हैव लिबरेटेड देम फ्रॉम द मैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग. प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, दैट्स गॉन. ये नहीं है अभी आजकल. एंट्री रिकॉर्ड करो नहीं है आजकल. सिर्फ ये बताएं कि आपने डेबिट क्या करना है और क्रेडिट किस चीज़ को करना है, और बस यू आर डन. खुद ब खुद होगा, पोस्टिंग खुद ब खुद होगी. ठीक है, सब कुछ खुद ब खुद होगा. ओके. थर्ड, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स वर्क ऑन क्रॉस फंक्शनल टीम्स. क्रॉस फंक्शनल यानी एक फंक्शन, दूसरा, तीसरा, मुख्तलिफ फंक्शंस है ना, उन सब के साथ काम करता है. एंड हैव एक्सटेंसिव फेस टू फेस कम्युनिकेशंस विद पीपल थ्रू आउट देयर ऑर्गेनाइजेशंस. मैनेजमेंट अकाउंटेंट को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है? ज़रा आज का टॉपिक देखें. आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ा? सीवीपी में क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको? इन्फॉर्मेशन, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. कौन कौन सी फिक्स कॉस्ट, कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट आप बताएं? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, FOH. हाँ, अब आ जाएं. इससे पहले वाली जो बातें थी वो सारी थी मैन्युफैक्चरिंग. ये जो बाकी आ गई नॉन मैन्युफैक्चरिंग. फिर उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव आ गया, फिर इसके अंदर मार्केटिंग आ गया. तो इसको सब इंफॉर्मेशन चाहिए. पीपल. करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी. तीनों सही. जो तीनों बातें लिखी हैं तीनों बातें सही. सो दैट मीन्स द आंसर इज ऑल ऑफ अबव. इस तरह के क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में बहुत होते हैं, बहुत. ठीक है. सो दैट मीन्स यू नीड टू थिंक. ना जरूरी तो नहीं है. मैं ऑल ऑफ अबव पे नहीं रहे, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनी अदर प्लीज स्पेसिफाई. आप समझते हैं इसमें 2 सही हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं. आप समझते हैं इसमें 4 लिखे हैं, 4 सही हैं. 3 लिखे हैं, 4 में से 3 सही हैं, वो लिख दें. ऐसे होता है. नन ऑफ अबव लिखना चाहते हैं वो भी लिख दें, आपकी मर्जी. उसमें आपको ओपन हैंड है, जो लिखते हैं लिखते हैं. ठीक है. ओके. सिंस द अर्ली 1980s कंपनीज हैव गॉन थ्रू सेवरल वेज ऑफ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स. ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स एक्सेप्ट. ये सारे इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स हैं सिवाय किसके? बताएं. JIT, TQM, प्रोसेस री इंजीनियरिंग, कंट्रोल थ्योरी. ये कंट्रोल थ्योरी है क्या? नहीं था ना, तो बस इसको कर दें. मतलब ये बाकी तो देखें, जस्ट इन टाइम तो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि जस्ट इन टाइम हमारा एक प्रोग्राम है जो कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में आता है. टोटल क्वालिटी TQM कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, प्रोसेस री इंजीनियरिंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. ये नहीं है. इसकी बजाय कौन सी थ्योरी है? थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट. ये नहीं है. ये उसने कंफ्यूज करने के लिए कंट्रोल थ्योरी एक थ्योरी निकाल दी है. मुझे नहीं पता ये असल में कोई थ्योरी है भी कि नहीं. आई डोंट हैव एनी आइडिया कि ये कोई थ्योरी होगी. ठीक है. ओके, आगे चलें.
The JIT production facet of the lean thinking model would likely have the most profound effects on the operations of companies that maintain. यानी JIT किस कंपनीज के लिए ज़्यादा अच्छी होगी? जिसके पास मेंटेन रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड, रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोसेस, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स. किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा अच्छी है? जिसमें ये तीनों हैं, जिसमें कोई दो हैं, जिसमें कोई एक है. जी लीन देखें, JIT प्रोडक्शन फेसेट ऑफ द लीन थिंकिंग मॉडल. लीन थिंकिंग मॉडल पे जाएं, वो क्या कहता था? सर वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड इफेक्ट. लीन थिंकिंग मॉडल क्या कहता था? ऑर्डर कस्टमर प्लेस करते हैं, फिर क्या करते हैं आप? फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट जनरेट करते हैं. अच्छा, फिर आप एक मिनट, फिर आप प्रोडक्शन ऑर्डर देते हैं, यस. ये आ गया. फिर आप रॉ मटेरियल अरेंज करते हैं. फिर आप बनाते हैं. वर्क इन प्रोसेस. तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? या तो ये तीनों, एक मिनट, या फिर ये. I would be a bit confused in these two. Why? Because work in process, lean thinking के अंदर work in process का कोई जिक्र नहीं है. है? लीन में वर्क इन प्रोसेस का है. लीन प्रोडक्शन जितना ऑर्डर है वो सारा. लीन प्रोडक्शन में वर्क इन प्रोसेस का कुछ है? कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं है ना. वो कहता है कि देखें, आप ऑर्डर तब दें जब, सॉरी, आप प्रोडक्शन तब स्टार्ट करें जब ऑर्डर आए. ऑर्डर आए, ऑर्डर आया, मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, फिर मैं ऑर्डर दूं सप्लाईज का, रॉ मटेरियल आए, रॉ मटेरियल आएगा, मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा, प्रोडक्शन खत्म होगी, कस्टमर को फोन करूंगा, आके उठा लो. हाँ, वो वर्क इन प्रोसेस में आता है. तो बस थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आइदर दिस और दिस. कुछ मैन्युफैक्चर सर सी है सर सी. ये बस आई वुड बी अ बिट कंफ्यूज. नहीं हो नहीं सकती, ये भी है. सर ये डायरेक्ट बनाते हैं ना सर. इसमें टाइम नहीं लेते. लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट है, एक मिनट वहीं, अगर कोई प्रोडक्ट है जिसका नेचर है कार एक दिन में तो नहीं बनती, 2 महीने लग जाएंगे. तो अगर एक हफ्ते बाद आप बनाना चाहें अपना रिपोर्ट्स, अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाना चाहें, तो आपको सब अकाउंट्स फाइनल करने पड़ेंगे, तो वर्क इन प्रोसेस आएगा ना. वो कार तो नहीं बनी हुई, वर्क इन प्रोसेस में आ जाएगी. तो हो सकता है. सो आई वुड ऑन द सेफ साइड गो फॉर दिस वन, अदरवाइज आई वुड से दिस वन. तो शायद ए या सी. ठीक है, चलें, ए का ज़्यादा चांस है. आगे चलें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम्स? रॉ मटेरियल्स आर रिसीव जस्ट इन टाइम टू गो इनटू प्रोडक्शन. सही है. आगे देखते हैं. मार्केटिंग शेड्यूल जस्ट इन टाइम टू जनरेट कस्टमर ऑर्डर्स. नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है इसमें. द फ्लो ऑफ गुड्स कंट्रोल, नहीं. JIT नहीं. ठीक है, ए. जब कभी कंफ्यूजन हो तो फिर क्या करें? एलिमिनेशन. जो गलत हैं उसको हटाएं. हाँ, जो आखिर में रह जाएगा वो सही होगा. गलत को हटाएं, ये बिल्कुल गलत हटा दें, ये थोड़ा सा गलत हटा दें, आखिर में जो रह जाएगा बस वही सही है. ओके, आगे चलें. विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोसीजर इनहेरेंट इन द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट? वो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट है, उसने उसको उठा के कंट्रोल थ्योरी, ठीक है, लिख दिया. ओके, इसमें कौन कौन सा होता है? आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक. डी. सर ये डी है सर. स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक आइडेंटिफाई करते हैं. ये नहीं है. डू नॉट प्लेस अ ग्रेटर स्ट्रेन ऑन सिस्टम दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट. ये भी नहीं है. Concentrate improvement efforts on strongest link. डी है सर. कंस्ट्रेंट पे फोकस करना. Constraint पे focus. So D, weakest link. 9. The process improvement method relies on customer feedback and fact-based data gathering and analysis techniques to drive process improvement is known as Six Sigma. ये आता था, ये आसान था, ये उसकी डेफिनेशन थी ना. तो ये अगर आपने डेफिनेशन का रट्टा मारा हुआ है तो उठाइए. So रट्टे के अलावा भी चीज़ों को समझें, ठीक है, और फिर करें. Okay, let's move on. 10. IMA standards of ethical conduct for practitioners of management accounting and financial accounting includes which of the following broad categories? All of above. ठीक है, कॉम्पिटेंस भी है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी है, इंटेग्रिटी. ओके, ये भी आसान था. अब ये आ जाए. For which of each of the following indicate whether discrimination more closely relates to managerial accounting or financial? Focus on external uses of information. Financial. Bound by the requirements of GAAP. Financial. More detailed information. Managerial. Focuses on segments of organization. Managerial. Uses estimation in order to meet needs for timeliness. टाइमलीनेस चाहिए. मैनेजेरियल में टाइमलीनेस चाहिए आपको. ठीक है, आपको एस्टिमेशन कर लें, खैर है, लेकिन टाइम पे मुझे इंफॉर्मेशन दे ताकि मैं डिसीजन लूँ. मैनेजमेंट. ओके. फोकस ऑन द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. फाइनेंशियल. ऑब्जेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फोरमोस्ट. ऑब्जेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी. याद नहीं है वो स्लाइड? ये स्लाइड याद नहीं है?
क्यों 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 कंफ्यूज है? इट्स वेरी, ये देखिए ये आपके सामने, ये वो प्रिसिशन वाला आ गया, टाइमलीनेस वाला, ठीक, ये आ गया वेरीफाइबिलिटी और रेलेवेंस वाला। सर फाइनेंशियल जहाँ पे वेरीफाइबिलिटी होनी चाहिए वो है फाइनेंशियल, यहाँ पर है रेलेवेंस के ऊपर कि रेलेवेंट होना चाहिए। अब आ जाए यहाँ पर वापस, इसमें क्या था? ऑब्जेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी कहाँ पर होनी चाहिए? रिलायबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। वैसे ये वेरीफाइबिलिटी होना चाहिए। हाँ ये, लेकिन रिलायबिलिटी वेरीफाइबिलिटी एक ही चीज़ है ना, वहाँ पे रेलेवेंस है कि रेलेवेंट होना चाहिए, आपके डिसीजन से रेलेवेंट होना चाहिए। बाकी इन्फॉर्मेशन जाए भाड़ में, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन द इन्फॉर्मेशन विच आई नीड फॉर माई डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ओके, ये भी हो गया। आगे चलें, फोकस ऑन दिस। अच्छा, गैप नॉट मैंडेटरी, मैनेजेरियल, ओरिएंटेड टुवर्ड्स फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, मैनेजेरियल, ऑफन मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, मैंडेटरी इंफॉर्मेशन ज़रूरी, बाय लॉ, फाइनेंशियल, प्रिपेयर्ड प्राइमरीली फॉर इंटरनल यूजर्स, मैनेजेरियल। ओके, अब यहाँ पे आ जाए, ट्रू एंड फॉल्स। Informal as well as formal relationships within an organization are usually depicted on an organization chart. False. ठीक, formal होती है। If an organization delegates decision-making authority throughout the organization, it is said to be a centralized organization. Decentralized. Persons who directly make decisions are said to have line positions, which persons indirectly having providing support towards the organization objectives are in staff position. True. ठीक है, line and staff. In today's organization, the CFO is often a key person in top management whose role is considered critical in providing accounting and financial leadership information for the organization. True. CFO may have both the accounting, controller and the treasury cash functions reporting to him or her. True. बिल्कुल CFO के नीचे ये दो लोग होते हैं। हाँ, अच्छा याद है, अच्छी बात है, अगर आपको याद है सही है, नहीं तो अगर थियोरेटिकली देखें CFO टॉप पे होता है तो ये दोनों पर्सन उसको रिपोर्ट करते हैं। ठीक, ओके, आगे चले जी। Theories. A method one might describe as often trying to improve rather than remove the weakest link. Remove the weakest link. Improve the weakest link किस में करते हैं? सर ये theory of constraint. Theory of constraint, TOC. Common framework is known as DMAIC. किस में होता है? Six Sigma. Five-step management approach that organizes resources around the flow of business processes. LTM. Okay. Management approach. Okay. Management approach that emphasizes the importance of managing constraints. Theory of constraint. Management of bottlenecks. Theory of constraint. Theory of constraint. Minimizes inventories. LTM. LTM, lean thinking model. Pulls units through the business process in response to customer orders. LTM. Process improvement method relies on customer feedback and fact-based data. Six Sigma. Services strives to continuously pursue perfection in the business process. ये तो मैंने किया नहीं है, मैंने देखा नहीं ये। Business process को improve जो करता है, business process को जो improve करता है, ये LOCS, ये LTM। LTM है, ठीक है, lean thinking model. ये तो मेरे ख्याल से सर यहाँ तो मैं स्प्रिंट हुआ था यार, ये नहीं थे सर। क्यों नहीं था? ये मैंने प्रिंट आउट करने दिया ये डॉक्यूमेंट। मैंने खुद किए अगले पेज में। सर नहीं, ये था इसके बाद ये इंडिकेट वाला, ये ऊपर ये पॉइंट नहीं था आखिरी। ओके, आगे चलें, आगे चलें। अच्छा, नहीं भी था तो खैर है, एग्जाम तो नहीं है ना। ओके, इंडिकेट बिसाइड ईच स्टेटमेंट बिलो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. It isn't really important that accountants behave ethically since what they do will always be specifically bound by the accounting rules such as false. Many accounting professional organizations such as the IMA and the ICP have standards of ethical behavior. True. Being ethical and making ethical choices is part of the integrity of a person's character, which can be very important to CEOs hiring CFOs. True. The IMA code of conduct consists of two major portions. True. Okay. आगे खत्म. Let's move on to the next one. Five करें, two करें, पहले two करें. अच्छा. Okay. Which one of the following costs would not be considered an indirect cost? Would not be considered indirect cost of serving a particular customer at a Subway franchise. Salary of the franchise manager. Bread. Cost of the tables and chairs. Cost of the bread used to make the Subway set. तो फिर ये क्या है? ये डायरेक्ट कॉस्ट है. वो कह रहा है कि कौन सी? नॉट इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट बतानी है, तो डायरेक्ट बीच में एक ही है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट. ये आपको सब कुछ दे दिए और आपसे कह रहा है कि वेजेस ऑफ मटेरियल्स हैंडलिंग पर्सनल इन फैक्ट्री वुड यूजुअली बी कंसिडर्ड. क्या कंसिडर्ड होगा? ठीक है, ए कंसिडर होगा इनडायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड.
मटेरियल्स हैंडलिंग पर्सन, जो मटेरियल को हैंडल करता है, जो मटेरियल को हैंडल करता है, वो इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है? मटेरियल जो हैंडल करता है वो डायरेक्ट है। हाँ, तो उसकी वेज जो है ना वो डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? आपने डायरेक्ट लेबर के बारे में क्या पढ़ा था? सर ये टच। तो ये टच नहीं करेगा, सर ये तो जब ये टच करेगा सर ये सी है, सी तो हैंडल कैसे करेगा? लैच से मारेगा, क्या करेगा? लैच से मारेगा तो भी टच करेगा। सी है सर। ठीक है, एक मिनट, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मुझे ये दो सही है। अब इसमें से देखें आगे। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है? क्या ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है? डायरेक्ट लेबर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है? नो। तो यस, नो, बी, बी इज द आंसर। सही है। ये भूल के ऊपर से के आगे आगे चलिए, आगे चलिए सर जी, मसला है। ओके, सैलरी ऑफ द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वुड बी कंसिडर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव। गुड, आगे चलें। इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है 1000, ठीक, और इसमें क्या होता है? इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद क्या करते हैं? वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड को सर वो कर किस फिनिश गुड? ओपनिंग ओपनिंग प्लस फिनिश गुड्स, ओपनिंग ऐड होती है और फिर सर इससे माइनस होती है फिनिश गुड क्लोजिंग, और फिर आपके पास आता है CGS। इन CGS वो कह रहा है इज लेस, लेस ना, इसको फिलहाल इधर लिख दें 700, ठीक। तो 1000 प्लस 212 माइनस 500, यही आ गया। ये फिगर मैंने पूरी कर ली, ठीक। अब देखते हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री हैज डिक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस तो यहाँ पर है ही नहीं, नहीं है, नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हैज इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड। ओके, फिलहाल तक ये सही, आगे भी देख लेते हैं। सी, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो तो इससे बहुत पीछे आती है यार, TMC, वो तो यहाँ पर कहीं पे आ रही होगी, छोड़ें। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हैज डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, इंक्रीज्ड, कौन सा हो गया? बी। समझ आ रही है इस क्वेश्चन को किस तरह करते हैं, इस किस्म के क्वेश्चन को, ठीक। और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस तरह के क्वेश्चन में भी 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि आपको ये स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। ऐसा ना आपको अच्छा ये क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, TMC किधर है और वो किधर है, नहीं, आपको याद होनी चाहिए। आपको बार बार कह रहा हूँ, फिंगर टिप्स पे, ऑन योर फिंगर टिप्स, CGS स्टेटमेंट ऑन योर फिंगर टिप्स। आगे चलें जी। The following data in thousands of dollars have been taken from the accounting records of Rexman Corporation for just completed year. The cost of the raw material used in production during the year. Cost of production used. Cost of the raw materials used. Cost of raw material used कहाँ से करते हैं? सर वो बिगिनिंग Beginning plus purchases minus closing. Okay. Beginning कितनी है? 160 plus purchases. Purchases 480 plus minus closing 280। आंसर। अब एग्जाम में मैं देख रहा था लोग लिख रहे हैं रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग। यू डोंट नीड टू राइट इट, फॉर गॉड्स सेक। आई नीड माई आंसर ओवर हेयर, आई नीड द वर्किंग ओवर हेयर। दिस इज द वर्किंग, 160 plus 480 minus 280 is the answer. Even don't need to write the answer over here, बस डायरेक्ट ये लिखें ताकि आपको पता चले क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, यहाँ पे करें बस, दैट्स इट। अब नाउ द क्वेश्चन, ज़रूरी है कि नहीं है? अब एक और चीज़ देखें। अब अगर मैं शामिर की जगह हूँ और मैं इसको लिख लेता हूँ, इस तरह लिख लेता हूँ, और मेरे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है, मैं ये भी लिख लेता हूँ और यूँ भी कर लेता हूँ, और फिर इधर मैं आता हूँ और मैं जल्दी में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं कहता हूँ वो बिल्कुल सही कर दिया, ठीक है, और बस सही कर दिया, चलें आगे जाएं, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि मैं तो इस वक्त गलत कर दूंगा ना, मैं तो जब चेकिंग कर रहा हूँ तो मैं तो इसको देख रहा हूँ, मैं गलत कर दूंगा, फिर मैं पेपर्स आपको दिखाऊंगा,
इन द क्लास कि आए अपने पेपर्स चेक करें, हर एक को टाइम दूंगा, ठीक है। और नॉर्मली हम 1 महीने तक का टाइम होता है, वैसे तो नहीं होता, टेक्निकली 2 हफ्ते तक का टाइम होता है, लेकिन मेरी क्लास में 1 महीने तक का टाइम होता है। आए देखें पेपर, ठीक है, और बताएं मुझे अगर कोई और गलती है, ठीक जी, ओके। क्या हुआ? म्यूजियम में। तो अब आप शामिर आके देखते हैं, वो कहता है ओहो ये तो गलती हो गई, कहता है सर गलती हो गई। मैं कहता हूँ क्या? कहते हैं सर मैंने तो सही किया, यहाँ पे गलती की है। मैं कहूँगा हाँ यार वाकई यार, ठीक है, ये गलत किया है, काटो इसको। सो आई विल गिव यू दी क्रेडिट फॉर दैट, ठीक है, मैं आपको क्रेडिट दे दूंगा। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया शामिल और आपने डायरेक्ट 640 कर दिया और फिर आप मेरे पास आए, सर ये तो मुझे आता था, मैं कहूँगा अच्छा फिर किधर है, किधर आता था? सर मैंने दिमाग में किया, मैंने कैलकुलेटर पे किया। तो मैंने कहा बस मैं कहूँगा मैंने दिमाग में आपको नंबर दे दिया, पेपर पे आपने नहीं किया, मैंने आपको गलत दे दिया, दिमाग में आपको नंबर दे दिया, ठीक है। सो इट्स गुड टू डू वर्किंग, इट्स फॉर योर बेनिफिट नॉट माइंड। मेरी इंस्ट्रक्शंस क्लियर कट एग्जाम के ऊपर लिखी होती हैं, नो आंसर वुड बी एक्सेप्टेड विदाउट नेसेसरी कैलकुलेशन, विच मीन्स बाय लॉ even if you get it right and you do not write it, I can still give you a 0 for this because I've written कि आपने ये काम ज़रूर करना है, ठीक है, सही है, ओके ओके। लेट्स मूव ऑन। पहला तो हो गया, आसान था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सेम डेटा फाइंड क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। 480 हमारे पास क्या आ गया था? 480 था। 480 was direct material used था 360। अच्छा 360 used आ गया। इसके बाद क्या करते होते हैं? डायरेक्ट लेबर कितना है? 800। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 920। दिस विल गिव मी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विच इज इक्वल टू, जल्दी कम ऑन, 2080 प्लस वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग किधर है? ये तो एंडिंग है, ओपनिंग किधर है? ऊपर तो देखो। ओके जी 280। सो प्लस 280 माइनस 200 इक्वल्स 2160 एंड दिस विल बी योर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड 2160। सही, आसान है ना? ठीक है, इतना आसान एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक, आगे चलो। आगे चलो। CGS इसका मतलब इसमें ऐड करना है 480 माइनस 640। दिस विल गिव यू CGS जी। कैलकुलेशन 2000 डन। अब जरा गौर से सुने, अब एक और बात सुने। 2000 लेट्स से ये सेम क्वेश्चन है, मैं आपको इस डेटा के अंदर CGS पहले से लिख दूं 2000। सही, लिख दिया, ओके। और मैं आपको यहां पर रॉ मटेरियल, अभी उतना ऊपर चला गया, उधर कौन जाएगा? इसको हटा देता, ये नहीं लिखते। कैन यू फाइंड इट आउट? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ना दूं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दे रहा, लेकिन CGS की फिगर दे रहा हूं। CGS की फिगर भाई ये डेटा है, ये देखें, ये डेटा है और क्वेश्चन यहां पे है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड, फाइंड इट आउट फॉर मी। ये लें, फाइंड इट आउट फॉर मी। करें, बताएं कैसे? लेकिन परचेजेस तो नहीं ना यार, नहीं परचेजेस को नहीं हटाना। परचेजेस को अगर मैं हटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं हटा देता हूं, वो बहुत ऊपर लिखा है यार, उसको कैसे हटाऊं? इसको हटा दूं, चलो ये नहीं, इसको हटा दिया। आप बताएं 280 को हटा दूं, दिस 280 इज नॉट विद यू, तो फिर हाउ डू यू डू इट?
ये 280 आपको ना दूं, हाउ वुड यू डू इट? वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी बिगिनिंग है ना, हाँ, वो आपको नहीं दे रहा, वो कटा हुआ है, एंडिंग जो है क्रॉस्ड एंडिंग है, एंडिंग है आपकी वैल्यू सारी कट कर दी सर। जी, 280 नहीं है। नहीं है, और 280 आपने दिया उसको। इसका मतलब मैं ऊपर से अगर स्टार्ट करूं तो मैं आ जाऊंगा डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ पे कितनी आ रही थी, किसी को याद है? अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखी कितनी थी, अभी यहाँ पे लिखा था यार 2160 2160। नहीं, वो CGM था, तो ऊपर तो चॉइस है ना। दोबारा से स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, स्टार्ट करें जी, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें। वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंटरी आपके पास नहीं है, आप कैसे करेंगे? चलें, डू इट क्विकली, कम ऑन क्लास, डू इट क्विकली। हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज व्हाट आई डू इन नॉर्मली इन एग्जाम्स। आप तो सिंपल करें ना, CGS फाइंड आउट करें। CGS मैं आपको दे दूँ, मैं कहता हूँ लो मेरी तरफ से ले लो CGS, ठीक है, गिफ्ट। और एक और चीज़ हटा देता हूँ और आपसे कहता हूँ ये फाइंड आउट करके दें। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन, दिस इज माई क्वेश्चन। CGS इज गिवन टू यू बट आई डू नॉट गिव यू some other figure important. What would you do? Come on, do it quickly. फ़हीम, इसको पॉज कर दें, वैसे भी आप लोग तो कुछ कर नहीं रहे, 2 मिनट के लिए इसको पॉज, स्टॉप नहीं, पॉज। So let me tell you how to do it. If you know the ending figure, and you know figures in between, so what you need to do first is write all the figures down. Okay, write all the figures down. Minus closing, ये figure आता है यहाँ पर, I do not know, plus opening finished goods, and the amount is 480. मुझे figures बताते जाएं। ये figure नहीं आ सकता मेरे पास because this figure is not available. Minus closing finished good, amount is 640, and finally I get CGS, and the CGS amount is given to me as 2000. Now what I do over here, I use something which is called as working back. I work back. इससे पहले आप आते थे इस तरह, अब आप वर्क करेंगे इस तरह। इस फिगर से ये माइनस होता है तो ये आता है ना, तो इस फिगर के साथ ये प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना। सो 2000 प्लस 640, दिस फिगर इज 2640। चेक करें, 2640 माइनस 640, 2000 आ गया, क्लियर? आगे जाएं, दिस फिगर प्लस 480 विल गिव मी दिस फिगर। सो 2640 माइनस 480 विल गिव मी दिस फिगर। गिव मी द फिगर 2640 माइनस 480, 2160। चेक करना चाहते हैं 2160 प्लस 480, यही आ रहा है। ओके, आगे चलें, ये CGM तक पहुंच गए, आगे चलें। इस फिगर में ये माइनस हो तो ये आता है, अब आप ऊपर जा रहे हैं तो इसमें इसको ऐड कर दें, ये आ जाएगा 2360। करें, माइनस करें, ये आ रहा है, ये भी सही है। आगे चलें, इस फिगर में ये ऐड हो तो ये फिगर आता है, इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये फिगर आ जाएगा। करें, what is the figure? 280. सही? दिस इज कॉल्ड एज वर्किंग बैक। एग्जाम में इससे भी एक लेवल अप जाएंगे हम। तो आपको इसलिए तो क्या है कि वो एक जो पॉइंट होगा वो सिर्फ वो करेगा जो कि वाकई जीनियस हो। तो मैं देखना चाहता हूँ कि हु इज द जीनियस इन माय क्लास। एक पॉइंट है उसका, 1 मार्क, 1 MCQ ना, 1 MCQ। वैसे भी MCQs 30 तो नहीं है, MCQs तो ज़्यादा है, सो नथिंग टू लूज फॉर यू, बट एटलीस्ट आई विल फाइंड आउट कि हु इज दैट जीनियस इन द क्लास। हाँ, तो उसके ऊपर मैंने लिखा होता है चैलेंज क्वेश्चन,
उसके ऊपर लिखा होता है, चैलेंज तो हम ताकि वो सिर्फ वो करे जो चैलेंज लेना चाहता है, जो नहीं करना चाहता ना करे। क्लियर? वर्किंग बैक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वर्किंग बैक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे जाएं, लेट्स मूव ऑन क्लास, मूव ऑन। ओके, सो द नेट इनकम फॉर द ईयर, अब नेट इनकम फाइंड आउट करना है। सीजीएस फाइंड आउट हो गया। नेट इनकम का क्या फॉर्मूला होता है? सेल्स माइनस सीजीएस। व्हाट आर द सेल्स? 3960 माइनस 2000, नहीं ये, अच्छा 2000 सही है, 2000 इक्वल्स 1960। कहाँ पर है? सर सीजीएस 1960, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया? सर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है नेट इनकम तो नहीं आया। ओह सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसमें से और भी चीज़ें माइनस करेंगे, ठीक? और चीज़ें ऊपर देख लीजिए, और क्या क्या है। ये ग्रॉस प्रॉफिट है। वैसे एग्जाम में मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा होता हूँ ना, तो मैं सीजीएस के बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट दूंगा, फिर उसके बाद नेट इनकम दूंगा, ठीक है? सारी चीज़ें चेक करूंगा स्टेप बाय स्टेप, यानी एक चीज़, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो आप एक्सपेक्ट करें कि जो सीजीएस का क्वेश्चन है इसमें कम से कम 7-8 चीज़ें होंगी चेक करने के लिए, उसमें से 2 मुश्किल हैं। तो अगर वो 2 ना भी आप करें, बाकी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। वो 2 नहीं होंगी, अगर आप वाकई अच्छे हैं तो हो जाएंगे, ठीक है? ओके, सो लेट्स मूव ऑन। 1960 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। आउट ऑफ योर ग्रॉस प्रॉफिट यू नीड टू सब्ट्रैक्ट सेलिंग, एडमिन, सही है? सो 6 and 560 both subtract 800 is the answer. Clear? Okay, within the relevant range, अब गौर से सुनिए, within the relevant range, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत होते हैं। within the relevant range both total variable cost and total fixed cost will remain constant. total variable cost वो तो सब चेंज होती है, सिर्फ टोटल फिक्स कांस्टेंट होती है, हटा दें। बोथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट फ्लक्चुएट, ना, हटा दें। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होता है, हटा दें। डी सब सही आ गया है, लेकिन फिर भी पढ़ लें क्या है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट, यस, एंड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल फ्लक्चुएट, यस, ठीक है, डी इज द आंसर। ओके, आगे चलें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट ऑफ वन ऑल्टरनेटिव एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ अनदर ऑल्टरनेटिव। नो, द बेनिफिट फॉरगॉन व्हेन वन ऑल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड रादर देन द अदर, बी इज द आंसर, ठीक है? ओके, आगे चलें। ये सेम क्वेश्चन है जिस तरह हमने ये क्वेश्चन अभी किया ना, ये सेम क्वेश्चन है, ये वही कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइजेज एंड प्रॉब्लम्स वाला, ठीक है, सेम है। इस वजह से इसको नहीं करते और मैं जाता हूँ थर्ड क्विज के ऊपर, ताकि टाइम कम है, हम काम कंप्लीट कर सकें, ठीक है? ये बल्कि कर लेते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, इस तरह के क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में। ना, अभी तक से सेकंड है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट वेदर द कॉस्ट वुड प्रोबब्ली बी वेरिएबल और फिक्स्ड। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल, रेंट ऑन बिल्डिंग फिक्स, सुपरवाइजर सैलरीज फिक्स, सेल्स कमीशन बेस्ड ऑन यूनिट सोल्ड वेरिएबल। सही है, आसान है। ओके, अब ये सिर्फ 5 कॉस्ट हैं, मैं भी आपको 4-5 ही दूंगा, लेकिन इतनी आसान नहीं दूंगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो नहीं दूंगा ना, कुछ और दूंगा। सुल्तान, इस क्वेश्चन में सब आसान था सिवाय इस एक पार्ट के, इस पार्ट के, बाकी सब आसान था ना। तो ये एक मुश्किल था, तो जो आसान कर सकता है वो कर लेगा, जो मुश्किल कर सकता है वो टॉपर होगा। दिस इज द आइडिया। बस उसमें ये जो चीज़ फाइंड आउट करेंगे ना, उसमें इसके साथ एक और एडेड फीचर होगा, एक्स्ट्रा फीचर, आईफोन प्रो मैक्स, ठीक है, प्रो मैक्स एड एक्स्ट्रा, ठीक। ओके, आगे चलें। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट वेदर द कॉस्ट वुड टिपिकली बी कंसिडर्ड डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर द कॉस्ट ऑब्जेक्ट गिवन। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब भी देखना होता है ना, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ देखना होता है कि उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक वो कॉस्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये बात याद रखिएगा। ओके, डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है, ओके, डायरेक्ट है। फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस,
इनडायरेक्ट। ठीक, आगे फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। अब आए, देखिए पहले प्रोडक्ट के लिए था, प्रोडक्ट के लिए वो इनडायरेक्ट है, लेकिन अगर डिवीजन की बात करूं तो डिवीजन के लिए वो डायरेक्ट है, इजीली भी ट्रेसेबल है। ठीक है, ओके। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, इनडायरेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, डायरेक्ट। किस तरह? देखिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ देखना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की डेफिनेशन क्या थी? डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? जो ऑब्जेक्ट के साथ इजीली ट्रेसेबल हो, इकोनॉमिकली ट्रेसेबल हो। ठीक है, ये डेफिनेशन है। ओके, ऑब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, यानी पूरा डिवीजन जो मैन्युफैक्चरिंग का है इसकी कॉस्ट। ठीक, इसकी कॉस्ट के अंदर अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि सुपरवाइजर की सैलरी इस पूरे डिवीजन के लिए डायरेक्ट है, इजीली ट्रेसेबल है, क्या आप इसको इजीली ट्रेस कर सकते हैं? हाँ। लेकिन अगर प्रोडक्ट के अंदर ट्रेस करने को कहूँ, इस मार्कर के अंदर बताएं कितनी है सुपरवाइजर की सैलरी, नहीं ट्रेस। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। अब ये बात दिमाग में याद रखनी है एग्जाम में कि ऑब्जेक्ट के साथ देखना है कॉस्ट को कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, उसके मुताबिक बताना है। ठीक है, ओके, मूव ऑन। ओके, decision to go to graduate school to earn an MBA versus taking a second part-time job. Opportunity. Cost of accepting a special order from a customer, reduced selling price due to reduced packaging and delivery services. Reduced selling price due to reduced packaging and delivery services. Why? Differential. Change है ना? Change. Differential. Cost of equipment purchased 5 years ago which is no longer usable. Sang. Cost of making a part compared with the cost of buying the part from a supplier. Differential. दोनों के दरमियान फर्क देखेंगे ना कि डायरेक्ट खरीद लूँ या उससे ले लूँ या बनाऊँ। ओके, यूज ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट टू प्रोड्यूस एन आइटम व्हेन इट कुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अनदर आइटम दैट सेल्स फॉर अ प्रॉफिट। अपॉर्चुनिटी। जब भी इस तरह का कंपैरिजन हो कि एक को छोड़ के दूसरा करूँ तो फिर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और जब दो आपके पास हों और आपने दोनों के दरमियान फाइंड आउट करना है तो फिर डिफरेंशियल। थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है बस, याद रखें। ओके, आगे चलें। ख़त्म। थर्ड एंड द लास्ट वन। ओके, थर्ड एंड द लास्ट वन। ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत मज़े के क्वेश्चन। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। एक्सपेंस 1 इज अ फिक्स कॉस्ट, एक्सपेंस 2 इज अ वेरिएबल कॉस्ट। ये बात याद रखें, एक्सपेंस 1 फिक्स है, 1, 2 वेरिएबल। ओके, ड्यूरिंग द करंट ईयर द एक्टिविटी लेवल हैज़ इंक्रीज्ड, ज़्यादा हो गया बट स्टिल विद इन द रेलेवेंट रेंज, रेलेवेंट रेंज के अंदर है, तो इसका मतलब यह है कि एक्टिविटी इंक्रीज होती है। ओके, पर यूनिट कॉस्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट एक्सपेंस 1 विल बी अनचेंज्ड, यानी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, और ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक्टिविटी अगर इंक्रीज हो तो 1 गलत है, हटा दें। एक्सपेंस 2 विल डिक्रीज, गलत है क्योंकि कांस्टेंट रहता है। एक्सपेंस 1 विल डिक्रीज, सही है। सर इसके वही एग्जांपल है जो टेलीफोन लाइन की जितनी एक्टिविटी ज़्यादा हो, हाँ, वही एग्जांपल। फिक्स लाइन रेंट कम होता जाएगा पर यूनिट, पर कॉल। ओके, विच कॉस्ट विल चेंज विद एन इंक्रीज इन एक्टिविटी विद इन द रेलेवेंट रेंज? इंक्रीज, विच कॉस्ट विल चेंज विद एन इंक्रीज इन एक्टिविटी, जब एक्टिविटी ज़्यादा या कम हो। टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, नहीं, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंज होती है, यस। टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, यस। टिक, ठीक है। थर्ड फोर्थ को देखने की जरूरत है या नहीं? नहीं, आगे जाए। गिवन द कॉस्ट फॉर्मूला y इक्वल्स a प्लस बी एक्स, वाई इक्वल a प्लस बी एक्स आ गया। ओके, आसान है, ठीक है, इसका मतलब एग्जाम में नहीं आएगा। चले आगे चले। मैं नॉर्मली सर ये क्वेश्चन देता होता हूँ, ठीक है, देता हूँ। किसका पेपर चेक करूँ? आपका? फहीम का चेक करूँ। बट हु इज बट? मुइज तो सारा आपको मजा आ जाएगा। वो फिर ऑफ द कैमरा बात करूंगा। चलें आगे चलें। एनालिसिस मोइज देखें, 2 बंदे ने आपका नाम लिया, अच्छा याद रखें। ओके, मूव ऑन क्लास, मूव ऑन।
An analysis of past maintenance cost indicates that maintenance cost is an average of 0.40 per machine hour at an activity level of 20,000 machine hours. अब गौर से सुनें, गौर से सुनें, थोड़ा सा ट्रिकी है. जी सर. 20,000 machine hours, activity is 20,000, तो per unit cost कितनी है? 0.40 पर मशीन आवर, कॉस्ट पर मशीन आवर. ठीक है, एक आगे चलें. एंड 0.50 एट एन एक्टिविटी लेवल ऑफ 16,000. 0.5 है 16,000 पे. सही है, यही लिखा हुआ ना, यही लिखा हुआ है. आगे चलें. अज्यूमिंग दैट दिस एक्टिविटी इज विद इन द रेलेवेंट रेंज, इसका मतलब ये इसके बाहर नहीं है, रेलेवेंट रेंज के अंदर है. What is the total expected maintenance cost if the activity level is 18,500 machine hours? अगर 18,500 मशीन आवर हो तो आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी होगी? कैसे फाइंड आउट की? सर बीच में आता है ना, तो इन दोनों बीच. माशाल्लाह, माशाल्लाह. अगर ऐसे ही करना था तो ये कोर्स पढ़ने की ज़रूरत क्या थी? फिर इसी तरह बस आप देखते क्वेश्चंस में आपको देता पेपर और आप कहते बस सर ये बीच में आ रहा है, बस कर दे. ओके. Anyone else? Anyone else? No? No? Okay. Let's find out. 20,000 machine hours है, 0.40 पर मशीन आवर है. 0.40 पर मशीन आवर. ठीक है? तो अगर 20,000 घंटे हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? कितनी आएगी? 8,000. ओके. अगर 0.50 पर मशीन आवर है और आपके पास मशीन आवर 16,000 है तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? तो इसका मतलब ये कॉस्ट क्या है? व्हाट इज दिस कॉस्ट? फिक्स्ड है. एक्टिविटी चेंज हो रही है लेकिन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट चेंज नहीं हो रही. तो अगर एक्टिविटी मैं 18.5 पे भी ले जाऊं तो टोटल कॉस्ट वुड रिमेन दी सेम विच इज 8,000. सो द आंसर इज सी. थोड़ा सा सोचना था. अब आपने तो तुक्का मार दिया. आपका तुक्का अच्छा था, दरमियान में आ रहा है, दरमियान वाला कर. ठीक है, लेकिन गलत है. 8,000 किए मैंने, दोनों को मल्टीप्लाई किया 8,000 मैंने कहा. सर 7,900 आ रहे थे तो मैंने कहा कि 7,000 सही है. सो 8,000 इज द आंसर. सही है, आगे जाएं. ये वाला ChatGPT ने गलत किया. मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया. ठीक. पकड़ा गया सर. Okay, let's move on. Olivier company would like to classify its cost according to cost behavior. The following data is available about one of its cost. Sales in units, first quarter, second quarter, cost. Which of the following classifications best describe the behavior of the cost? जी, ये cost mixed है, variable है, fixed है? Variable है. कैसे? कैसे? बस आपने डायरेक्ट बोल दिया, चेक नहीं किया. सेल्स चेंज हो रहा है ना. अच्छा, अब जरा मैं एक आइडिया बताता हूँ. एक चीज़ चेक करना चाहता हूँ. एक चीज़ चेक करना चाहता हूँ वैसे ही, जस्ट फॉर फन. कॉस्ट 135,000, यूनिट्स 3,000. पर यूनिट निकालें कितना आता है? सर ये आते 135,000 डिवाइड बाई 3,000, 45. 144,000 डिवाइड बाई 3,200, 45. पर यूनिट 45 आ गया. हमने पर यूनिट कॉस्ट के बारे में क्या पढ़ा था कि पर यूनिट कॉस्ट वुड रिमेन सेम. इसका मतलब ये है. ठीक है, ये तरीका है सही. ठीक है, आपने तो तुक्का मार दिया, लग गया, लेकिन हर बार शायद ना लगे, शायद हर बार ना लगे. चेंज हो रहे हैं तो चेंज तो हो रहा है, लेकिन ये भी तो देखे ना यार, चेंज हो रहा है, क्या पता ये मिक्स होती. फिर अगर ये दोनों चेंज आ जाते, ये लेट से 44 आ जाता, तो क्या मैं आपकी बात मानता कि इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कभी चेंज होता है? तो ये चेंज हो रहा है, इसका मतलब दिस इज समथिंग एल्स. क्या ये फिक्स है? नहीं. क्या ये वेरिएबल है? इस केस में 45 एंड 44 नहीं. दैट मीन्स इट्स अ मिक्स कॉस्ट. अब ये देखें. ठीक है, तो इस तरह के कैचेस मेरे एग्जाम में बहुत हैं. ओके, आगे चलें. The Finch company would like to classify its cost according to cost behavior. The following data is available about one of its cost. 3,000, 3,200, cost 32, 32. सर ये फिक्स है. ये फिक्स है. अब ये फिक्स है ना, अब ये कंफर्म फिक्स है, क्योंकि देखें एक्टिविटी चेंज हो रही है लेकिन कॉस्ट. सेम. ठीक है, अब ये आप सही तरीके से कह सकते हैं कि इट इज फिक्स्ड. ओके, लेट्स मूव ऑन. ओके, इसको करने की ज़रूरत है? चलें कर लेते हैं, बस जल्दी से करते हैं, एंड देन वी आर डन. ओके, सो दिस इज द डेटा एंड यू नीड टू फाइंड आउट ग्रॉस मार्जिन. ग्रॉस मार्जिन के लिए क्या क्या करते होते हैं?
सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स कितना है 700,000 माइनस CGS। CGS कौन कौन सा है, कौन कौन सा है, ऊपर दो 320. ये और ये 320 हो गया। आंसर इज 380। 380 सही है। क्लियर सो फार। सेल्स माइनस CGS। CGS दो किस्म का गिवन है, फिक्स भी गिवन है, वेरिएबल भी गिवन है, दोनों को माइनस करते हैं आपके पास। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। आगे चलिए। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन किस तरह फाइंड आउट करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल। अब वेरिएबल देखें कौन कौन सी है, कौन कौन सी है, 220, 30, 170, सबको ऐड कर दें, 420, 280। ये मेरे हाथ के सर सर कभी आसान दिख रहा है उधर मुश्किल था। एग्जाम में इंशाल्लाह आसान दिखे कभी नहीं, एग्जाम में दिखे कभी मुश्किल नहीं दिख रहा था ना, क्विज में सर अच्छी दिख रहा है। अच्छा अभी दिख रहा है। अच्छा क्विज में मुश्किल लग रहा था, नहीं दिस इज एन ईजी। सुल्तान मेरे हिसाब से ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। बहुत मुश्किल से देखें जो ये मैंने तुक्के देखें जो चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है वो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके आपको कह रहा हूँ कि देखें ये अब बताएं, ठीक है। सो आई नो कि इट इज़ चैलेंजिंग, यू वुड हैव फेस्ड अ प्रॉब्लम इन दैट, आई नो। तो वो चैलेंजिंग है। जो बस ये इस तरह सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दैट इज अ सिंपल वन। ये मार्क्स ग्रैबिंग वाला है, ये वो वाला है जो आपने पहले करना है। एग्जाम की ट्रिक बताइए ना कि इजी क्वेश्चन फर्स्ट, इजी क्वेश्चन फर्स्ट। ओके आगे चलें जी। शिपिंग एक्सपेंस 40,000 फॉर 19,000 पाउंड शिप्ड एंड 34,000 फॉर 16,000 पाउंड शिप्ड, अज्यूमिंग दैट एग्जैक्टली सेम एज द प्रीवियस वन, वो जो पहले किया था, ठीक है, एग्जैक्टली सेम। करें इसको सॉल्व। शिपिंग एक्सपेंस इज 40,000 एक्सपेंस when 19,000 pounds shipped, units 19,000, ठीक, and 34,000 expense when 16,000 pounds shipped। अब आपने फाइंड आउट करना है कि 18,000 के लिए कितना होगा। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये कॉस्ट, पहले ये कॉस्ट ये देखें कि ये कॉस्ट फिक्स्ड है या नहीं है, ठीक है। शिपिंग एक्सपेंस चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो इज इट अ फिक्स कॉस्ट, नहीं। फाइंड आउट करें इज इट अ वेरिएबल कॉस्ट, फाइंड आउट करें। हाउ डू यू फाइंड आउट इफ इट्स अ वेरिएबल और नॉट, फिर हाँ डिवाइड करें तो करें ना, डिवाइड करें। 2.1 ये वाला एंड दिस वन 2.1 आ रहा है, इसका मतलब कंफर्म वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट दी टोटल। ये क्या 38,250 सर डी आते हैं। सर सही है, डी सही है। डी ओके किसने सही है सर, 2.125 है। 2.125 है, तो इसलिए कह रहा हूँ क्लास राउंड ऑफ नहीं करना। एक और गलती जो आप लोग करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो फिर यहाँ से आंसर मैच नहीं करेगा। राउंड ऑफ नहीं करने, ठीक है। ओके क्लियर हो गया, आगे जाएं। ओके इसमें क्या करना है, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द क्वार्टर, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द क्वार्टर जी, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द क्वार्टर। ओके सेल्स 600,000 माइनस वेरिएबल, वेरिएबल कौन कौन सा है, 103, 145, 110 नहीं है, 82, 89 नहीं है, 96, 92 नहीं है, 99,500 जी। आसान, बस जो भी आ रहा है कर लीजिएगा, ठीक है, आसान है ना, सीधी। प्लस नहीं करना, 600,000 में से सारा ये देखें ब्रैकेट, ब्रैकेट का क्या मतलब होता है माइनस।
ये सुल्तान ड्रामे कर रहा है अभी, नहीं सर, ये ड्रामा कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। 74,500. Okay. ठीक, डन? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू क्लास, पॉज कर दे वीडियो को। थैंक्स फॉर बेयरिंग मी फॉर